15 साल की बेटी रोजाना स्कूल से लेट आती। वजह पूछती तो कहती स्कूल में एक्स्ट्रा पढ़ाई चल रही है। मैं अनपढ़ थी, यकीन कर लेती, लेकिन उसके कपड़ों पर लगे निशान मुझे कुछ और ही इशारा करते। एक रोज़ मैंने बेटी को बेहोशी की दवा पिलाई और उसके कपड़ा पहनकर स्कूल चली गई। जैसे ही छुट्टी का वक्त हुआ मेरे तो होश ही उड़ गए। अलीना मेरी इकलौती बेटी थी और मुझे अपनी जान से ज़्यादा प्यारी थी। हर माँ की तरह मेरी भी एक ख्वाहिश थी कि तालीम हासिल करे और ज़िंदगी में आगे बढ़कर दूसरी लड़कियों के लिए मिसाल कायम करे। अलीना की सारी जिम्मेदारी मुझ पर थी। शायद यही वजह थी कि मैं उसके मामले में बहुत ज़्यादा एहसास थी। उसे ज़रा सी भी तकलीफ़ पहुँचती तो मेरा दिल दहल जाता। मैंने उसे बहुत लाड से पाला था, कभी उसकी कोई ख्वाहिश रद्द नहीं की थी, क्योंकि अलीना मेरी मिन्नत मुरादों के बाद हासिल होने वाली औलाद थी। वह भी आम बच्चों की तरह गैर ज़रूरी फरमाइश नहीं करती थी, बल्कि वह मेरी फर्मा बरदार बेटी थी। मेरे शौहर दूसरे मुल्क में काम करते थे। हर रोज़ फ़ोन पर हम दोनों से बात करते थे, मगर घर 2 साल बाद आते थे। ऐसे में मेरी मसरूफियत अलीना पर शुरू होकर उसी पर ख़त्म होती। वह स्कूल जाती तो मैं बड़ी बेचैनी से उसका इंतज़ार करती। जब वह घर में कदम रखती तो तब भी मैं सुकून की सांस लेती। आजकल दुनिया में फैली मुख्तलिफ खबरों ने परेशान कर रखा था। मैं अपनी बेटी की हिफाजत के लिए हर वक्त दुआ करती रहती। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके हर दोस्त के बारे में मालूमात रखती थी और उसे अपने काम से काम रखने की नसीहत करती। मेरी बेटी बहुत कम बोलती थी, ज़रूरत के वक्त ही नापा तोला बोलती थी। मेरे आसपास रहने वाली दोस्त उसकी बहुत तारीफ करते थे। देखते ही देखते कब वह 15 साल की हो गई मुझे एहसास ही नहीं हुआ। हम दोनों का कद बराबर हो चुका था। वह अपना काम खुद करने लगी थी। मैं कुछ दिनों से नोट कर रही थी कि वह स्कूल से लेट आ रही थी। पहले तो मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया कि पढ़ाई की वजह से उसे देर हो जाती है, लेकिन लगातार कई दिन तक देर से आती रही तो एक दिन मैंने उससे पूछ ही लिया कि बेटी, पहले तो तुम इतनी देर से नहीं आती थी, अब पूरा 1 घंटा लेट क्यों आ रही हो? ऐसी भी क्या बात है? मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया और बोली, अम्मी, स्कूल में एक्स्ट्रा पढ़ाई की क्लासेस चल रही है, इसलिए बड़ी क्लास की देर से छुट्टी हो रही है। मैं अनपढ़ थी, मुझे पढ़ाई के मामले में ज़्यादा तो समझ नहीं थी, तो मैं खामोश और मुतमईन हो गई। अलीना कपड़े बदलने के लिए कमरे में चली गई और कुछ ही देर बाद अपने कपड़े लाकर मुझे थमा दिया और कहने लगी, अम्मी प्लीज़ मेरे कपड़े धो दो। मैंने उसके हाथ से कपड़े लिए और धोने के लिए चल दिए। मैं जैसे ही उसके कपड़े बाल्टी में डाले, मेरी नज़र उसके कपड़े की निशानात पर पड़ी, जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए और मेरे अंदर के एहसास मदार हो गई। मैंने कमरे में देखा तो अलीना थकान से बेड पर लेटी सो चुकी थी। उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार थे। मैं काफ़ी देर उसको खड़ी देखती रही। दोपहर के 2 बजे थे। अलीना के चेहरे पर भूख और निकाहट मेरी नज़रों से बच ना सके। मैंने उसे जगाना मुनासिब न समझा और बैठकर उसके बारे में सोचने लगी। मेरी बेटी ने मुझसे आज तक कोई बात नहीं छिपाई थी, मगर अब साफ जाहिर था मुझसे कोई बात छिपा रही थी। मैं सर थाम के रह गई और अलीना के जागने का इंतजार करने लगी। उस वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरी दोस्त ऐना खड़ी थी। मैंने उसे अंदर बुला लिया और दूसरे कमरे में बैठकर बातें करने लगी। बेटी के मामले में मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना चाहिए, लेकिन ऐना के आने पर दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया था। लेकिन इस वक्त मुझे अपनी परेशानी किसी से शेयर करने की ज़रूरत थी। ऐसे मेरी ऐना बहुत अच्छी दोस्त थी और हमराज भी, जिसके साथ मैं आसानी से बात कर सकती थी। मुझे यकीन था कि वह मेरी बात तवज्जो से सुनेगी और उसका बेहतरीन हल मुझे बताएगी। मैंने अपनी पूरी बात बताई। पहले तो वह मेरी बात सुनकर हैरान हो गई, फिर कुछ देर सोचने के बाद मुझे कहने लगी, आजकल बहुत नाजुक दौर है, अपने बच्चों के बारे में किसी पर भी एतबार नहीं किया जा सकता, तुम्हें खुद अच्छी तरह जांच करने की ज़रूरत है। मेरी मानो तो ऐसा करो कि। यह कहकर उसने आहिस्ता आवाज़ में मुझे कुछ बातें समझाई। मैं बड़ी गौर से उसकी बात सुनने लगी। मुझे उसकी जमानत पर कोई शक न था। पूरी बात सुनकर दिल ही दिल में ऐना की समझदारी को सराहा और उसके मशवरे पर अमल करने का सोचा। अगले दिन जब वह जल्दी उठी थी, मैंने अलीना को भी जगा दिया था, क्योंकि वह मेरे साथ ही जागती थी। वह मुँह धोने के लिए अंदर गई तो मैं जल्दी से चाय में बेहोशी की दवा मिला दी और अलीना को नाश्ते में बेहोशी वाली चाय पीने को दे दी। नाश्ता करने के बाद फ़ौरन उसका सर चकराने लगा और चंद मिनट में वह बेहोश हो गई।
मैंने साइड पर अच्छी तरह से लेटा दिया। उसके ऊपर चादर डालकर उसके कमरे में चली गई। मैंने उसके कपड़े पहने, बिल्कुल उसके अंदाज में नकाब किया। पूरी तैयार होने के बाद मैंने आईने में उसका जायजा लिया तो मुझे ऐसा लगा जैसे आईना में अलीना लग रही हूँ। हम दोनों का कद बराबर ही था, बल्कि हम दोनों की आंखें भी मिलती थी। अब मैंने उसका बैग उठाया और उसके स्कूल चली गई। स्कूल जाने के बाद मैंने चुपचाप अलीना की जगह बैठ गई और ड्रेस पर बाजू रखकर उस पर मुंह रख लिया। आसपास की लड़कियों ने हैरत से मुझे देखा। लगता है आज अलीना की तबीयत ठीक नहीं है, कोई भी लड़की उसको डिस्टर्ब नहीं करेगी, टीचर ने 3-4 आवाज़ में कहा तो सबने आवाज़ में ओके मिस कह दिया। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया और सुकून का सांस लिया। अब यूँ हुआ कि मैं बजाहिर बीमार हो गई कर बैठी थी। मैं कुछ ही देर में बहुत थकान महसूस करने लगी थी। मैंने ये सोचकर खुद को तसल्ली दी कि हर माँ सारी उम्र ही अपनी औलाद के लिए कुर्बानियाँ देती आई है और तकलीफ सहती रहती हैं। दुनिया में 50% माएँ ऐसी हैं, पालने के साथ न सिर्फ उसकी अच्छी तरबियत करती हैं, बल्कि खूब मेहनत करके उनका पेट भी पालती हैं, तब कहीं जाकर औलाद जवान होती है। इसके मामले में मेरी एक कुछ देर की मेहनत बहुत कम थी। मुख्तलिफ सोचों में डूबी मैं इंतज़ार कर रही थी किस तरह इस मामले के तह तक पहुँच सकूँगी, जिसकी हकीकत जानने के लिए मैं बेचैन थी। फाक से आज हाफ डे था, जल्दी छुट्टी हो गई। मैंने सर उठाकर देखा तो क्लास की सारी लड़कियां भागम भाग अपनी बैग उठाकर क्लास से बाहर निकल गई, जैसे उन्हें कैद से रिहाई मिल गई हो। कुछ ही देर में पूरी क्लास खाली हो गई तो एक औरत क्लास में आई। उसने खाली मैले से कपड़े पहने हुए थे और दोनों हाथों से अपना सर खुजा रही थी। यह गंदी से औरत आगे बढ़ी और मेरे करीब आकर एक हाथ से मुझे धक्का दिया और सख्त लहजे में बोली, नवाब नस्ल, आज तेरा काम तेरी माँ करेगी क्या? उसका अंदाज देखकर मैं हक्का बक्का रह गई। पूरा कमरा बहुत गंदा हो रहा था, इसलिए मुझे झाड़ू पकड़ा दी और सख्त लहजे में बोली, चल झाड़ू साफ कर। उसका हुक्म सुनकर मैं जल्दी जल्दी कमरा साफ करने लगी और फिर उसने दोबारा हुक्म दिया कि अब पूरे कमरे का फर्श अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर धोवे। उसका हुक्म सुनकर मैं गंदे फर्श को खूब रगड़ रगड़ कर धोने लगी। मेरे सफ़ेद कपड़ों पर स्याही के काले धब्बे लग चुके थे, लेकिन उस जालिम औरत को मेरे कपड़ों की जरा सी भी फिक्र नहीं थी। मेरे कमर में बहुत तेज का दर्द होने लगा, मगर फिर भी मैंने काम को जारी रखा। इस कमरे का काम खत्म हुआ तो वह मुझे दूसरे फ्लोर पर ले गई और उस फ्लोर पर बहुत सारे जाले लगे हुए थे, जैसे किसी ने इसकी सफाई काफ़ी दिन से ना की हो। वह एक तरफ बढ़ी और एक भारी सा डंडा मेरे हाथ में पकड़ाया और कहने लगी कि 5 मिनट में सारे जाले साफ करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इससे पहले कि चौकीदार कमरा बंद करता, पूरा कमरा साफ करना था, वरना मैं तुझे कमरे में बंद करके खुद चली जाऊंगी। और हाँ, आज भी एक बात कान खोल कर सुन ले, अगर तुझे किसी ने यहाँ पर काम करते हुए देख लिया तो यही कहना कि तू मेरी बेटी है और पढ़ाई के वापस लौट कर आने के बाद तू मेरा हाथ बटाती है। अगर यह बात ऐसी ना कही तो हाँ, यह जो डंडा तेरे हाथ में है ना, इससे ऐसी तेरी ठुकाई लगाऊंगी कि सारी उम्र याद रखेगी। अब मेरी बर्दाश्त खत्म हो चुकी थी और मुझे वह मौका भी मिल चुका था जिसका मुझे काफ़ी देर से इंतज़ार था। और तभी मैंने अपने चेहरे से नकाब हटाया और अपने हाथ में लिया डंडा और उसका लिए और मोटी मौसी पर टूट पड़ी। पहले तो मुझे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, मगर मेरे हाथ में डंडा देखकर वो भागने लगी, मगर वो अपने मोटे जिस्म के साथ भागने में नाकाम रही और दरवाजे के पास रखी कुर्सी से उलझकर गिर पड़ी। मैंने मौका देखा और दौड़कर दरवाजे के पास पहुंची और अंदर से दरवाजा बंद करके उसमें कुंडी लगा दी। मोटी औरत जमीन पर पड़ी लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसने कभी भी सोचा भी नहीं था कि उसके साथ ऐसा होगा। मैंने हाथ में लिए डंडे से उसकी खूब मरम्मत कर दी। छोड़ दो बहन, माफ़ कर दो, हाय मर गई, गलती हो गई। मुझसे वह चीखने लगी, चिल्लाने लगी, मगर उसकी कोई बात, किसी भी बात का मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा था और मैं बहुत देर तक उसे डंडे से मारती रही। मैं थक गई तो कुर्सी पर बैठ गई और कहने लगी कि बता, दोबारा मेरी बच्ची के साथ या फिर किसी भी बच्ची के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं करेगी। मैंने डंडे को हवा में लहरा कर बोला तो वह औरत हाथ जोड़कर कहने लगी, नहीं नहीं, कसम से दोबारा ऐसा नहीं करूँगी, बल्कि सारे काम खुद करूँगी। मैं गुस्से से दहाड़े कौन रास्ता, वह कहने लगी, बाजी में और कौन अच्छा, अब मैं जाऊँ? यह कहते हुए वह कपड़े झाड़ते हुए खड़ी हुई तो मैं हंस पड़ी और बोली,
किधर का इरादा है मैडम? अभी यहीं ठहरो। 2 घंटे के बाद चौकीदार सारे दरवाजे बंद करते हुए जहाँ भी चेक करने के लिए आएगा तो आपको भी इस कमरे की रिहाई मिल जाएगी। यह कहकर मैं बाहर निकली और बाहर से दरवाजे में कुंडी लगा ली। वह दरवाजे के अंदर से रोती रही, चीरती रही, चिल्लाती रही। मैंने तो जैसे कि अपने कान ही बंद ही कर लिए थे। मैंने अलीना का बैग लिया और स्कूल की छोटे वाले गेट से बाहर निकल गई। रास्ते में जाते हुए मेरा दिल बहुत खुश था। इतने दिन से मेरी बेटी को जो परेशान कर रही थी अब खत्म हो चुकी थी। मेरी चांद सी बेटी जिसने कभी अपने घर में उठकर पानी भी ना पिया था, उसके साथ इतना सब कुछ हो रहा था। झाड़ू पोछा तो अलग बात है, कभी उसने बेड पर बिछी अपनी चादर भी नहीं समेटा था। और इस नौकरानी ने उसे अपने जैसा समझ लिया था। काम वाली बाई भी इतना जोर जबरदस्ती से काम नहीं करवाती। पैसे लेने के बावजूद काम करते वक्त 1000 नखरे दिखाती है। और उस 2 टके की काम वाली ने मेरी मासूम सी बच्ची को अपने जैसे काम वाली बाई समझ लिया था। ये सोचकर मुझे बहुत गुस्सा आया, मगर फिर मैंने अपने आप को तसल्ली दी कि मैंने भी नौकरानी को मजा सिखाया था। दोबारा किसी भी बच्ची पर जोर जबरदस्ती करने की सोचेगी भी नहीं। मैं अपने सोचों में गुम जल्दी ही घर पहुंच गई थी और मैंने अलीना का बैग कमरे में रखा। अलीना उठी तो मैंने उसे गले से लगाया और प्यार से समझाया कि मेरी प्यारी बेटी, सारी उम्र तो मैंने तुझे लाड और प्यार खूब किया है, लेकिन शायद एक सबक तुझे देना भूल गई थी। जुल्म सहना कोई बहादुरी का काम नहीं होता, बल्कि जुल्म सहने वाला जुल्म करने वाले से बदतर होता है। काम वाली बाई के दबाव में आकर तुमने अपने आप पर जुल्म किया था। दोबारा अगर तुम पर कोई जबरदस्ती करने की कोशिश करे तो मुकाबले में उतर आना। अलीना हैरान होकर मेरी शक्ल देख रही थी। अलीना ने पूछा कि यह बात आपको कैसे मालूम हुई अम्मी? तो मैंने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा और बोली, तुम मेरी बेटी हो। अगर तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी तो इसका मतलब यह नहीं कि मुझे पता नहीं चलेगा। अलीना को मैंने सारी बातें बता दिया था, लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए हर तरह का रिस्क नहीं ले सकती। अलीना सर झुकाए मेरी सारी बातें सुन रही थी। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोली, अम्मी, काम वाली बाई ने मेरे सामने एक शर्त रखी थी, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी सारे बातें माननी पड़ी थी। मैं हैरान थी और बोली कि ऐसी भी क्या बात थी जो तुमने मुझसे छुपाना जरूरी समझा। अलीना एक आम सी लड़की थी और अपने खेलों में मस्त थी, लेकिन मैं चाहती थी कि काम वाली बाई के खिलाफ कोई FIR दर्ज हो। अम्मी, काम वाली बाई ने मुझे धमकी दी थी कि मैं अगर उसकी हर बात न मानी तो वह मेरे घर गुंडे भेज देगी। तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमारे घर पर कोई मर्द नहीं है और हम दोनों माँ बेटियाँ अकेले रहती हैं। ये बात सुनकर मेरा खून खौल गया और मैं अगले ही दिन स्कूल पहुंच गई। मैंने पूरी बात प्रिंसिपल को बताई तो उन्होंने उसी वक्त काम वाली बाई को बुलाया। उसे पूछताछ हुई तो वह हड़बड़ा कर बोली कि क्या सेठ साहब, मुझे तो इस तरीके की कोई भी बातें नहीं हुई। यह औरत मुझ पर इल्ज़ाम क्यों लगा रही थी? मैं तो कुछ जानती भी नहीं थी। और वह बोलने लगी कि मैं भला छोटी बच्ची से काम क्यों करवाऊंगी? क्या मेरे हाथ टूटे पड़े हैं? मेरी कोई बात न मानी गई और प्रिंसिपल साहब कहने लगे कि इनके खिलाफ कोई सबूत न होने के कारण इस मामले को यहीं पर रफा दफा कर दीजिए। आइंदा मैं हर चीज़ का बहुत ख्याल रखूंगा। उन्होंने जैसे ही मुझे 4 कदम आगे लेकर बढ़ा, मेरे पास वहाँ रुकने की कोई वजह बाकी नहीं थी। मैं उठी और अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए वहाँ से निकल गई। घर पहुंचकर मैंने एक फ़ोन कॉल के जरिए सारी बात उनसे कह दी। 1 हफ्ते के बाद तानिया वापस आई तो मैंने काम वाली बाई के नाम FIR दर्ज करवा दी और पुलिस ने उसके घर पर छापा मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया। मीडिया में ये बात बहुत चलाई गई, जिसकी वजह से उस स्कूल की बहुत बदनामी हुई और जल्दी स्कूल बंद हो गया। जो लोग अच्छे से काम नहीं करते वह लोग इबारत का एक निशान बन जाते हैं। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसी कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।